हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो बेस्ड है इथेनॉल ब्लेंडिंग पर। ठीक है। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है कि जो कन्वेंशनल फ्यूल है जैसे डीजल है या पेट्रोल है उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है। इसकी नीड क्या है, गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, सेकंड इसमें चैलेंजेस क्या हैं, और थर्ड उन चैलेंजेस को ओवरकम करके इसके वे फॉरवर्ड क्या क्या है। ठीक है। तो देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और ये जो डिपेंडेंसी है ना ये एक डिकेड में 2014 से 26 तक बढ़ी है। ठीक है। और जो एनुअल डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है। तो हमारी डिपेंडेंस तो बढ़ रही है और प्रोडक्शन घट रहा है। और आज जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स चल रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज क्राइसिस है, मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, ईरान इसराइल यूएसए का, ऐसे सिनेरियो में ये जो क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी है ना ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल है। मतलब अगर मिडिल ईस्ट में जैसे कोई क्राइसिस हो रहा है तो इतनी क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी की वजह से हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, हमारे एनर्जी सेक्टर पर, हमारी इकोनॉमी के हर सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव। तो इसलिए इंडिया को अपने जो एनर्जी रिसोर्सेज है ना उनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग या बायोफ्यूल को प्रमोट करना एक ऐसा ही अल्टरनेटिव है। ठीक है। और इस स्लाइड में दिखा रखा है कि विद इन अ डिकेड जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने इंक्रीज की है ना एक्सपोनेंशियली 1.53 से 15% तक पहुंच गए हैं 2024 तक। तो उससे हमें क्या क्या फायदा हुआ है, 1 लाख करोड़ की फोरेक्स सेविंग हुई है, CO2 इमिशन रिड्यूस हुआ है, इतने लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को सब्स्टिट्यूट किया है, राइट। और 87.6 थाउजेंड करोड़ की पेमेंट हुई है फार्मर्स को। क्योंकि देखो ये जो बायोफ्यूल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये बायोमास से बनता है। वो बायोमास फूड वाला भी हो सकता है और नॉन फूड भी हो सकता है। तो फार्मर्स के लिए भी एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग refers to the process of mixing ethanol, a biofuel derived from plant-based sources, with petrol to create a more sustainable and cleaner fuel। मतलब अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो ना कि इथेनॉल ब्लेंडिंग यही है कि मिक्स करना है पेट्रोल के साथ इथेनॉल को, जो कि एक बायोफ्यूल है। तो बायोफ्यूल्स एक्चुअली होते क्या हैं? ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजिकल सोर्सेज से जो बने हैं। ठीक है। मान लो आपने चाहे कोई कोई क्रॉप उगाई, ये फूड भी हो सकती है नॉन फूड भी हो सकती है। अब यहाँ पर शुगर केन दिखा रखा है, ये फूड क्रॉप में आता है। राइस भी होती है, मेज भी होती है। फिर उसमें जो ये इथेनॉल होता है ये प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन से। किसकी फर्मेंटेशन करते हो आप? स्टार्च की। ठीक है। स्टार्च की फर्मेंटेशन, और वो स्टार्च चाहे शुगर केन से मिले आपको, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ शुगर ना, चाहे आपको वो कॉर्न से मिल रही है, ठीक है, चाहे राइस से मिल रही है, और फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे 99.5% तक प्यूरिफाई करना होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, फिर इथेनॉल बनेगा। अभी क्योंकि ये क्रॉप से आया है तो इसीलिए ये क्या है? बायोफ्यूल है। और ये जो बायोफ्यूल्स होते हैं ना ये कार्बन न्यूट्रल होते हैं। कार्बन न्यूट्रल से क्या मतलब है कि देखो ऐसा नहीं है कि इथेनॉल बर्न करेंगे तो CO2 नहीं निकलेगी। CO2 निकलेगी, ऑफ कोर्स कम निकलता है CO2 इमिशन, या कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन कम होता है, नाइट्रस ऑक्साइड्स नहीं निकलते जब इथेनॉल बर्न होता है, इसीलिए ये क्लीनर फ्यूल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि CO2 इमिशन होता ही नहीं, नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसको हम बेटर फ्यूल क्यों मानते हैं, इससे क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि ये कार्बन न्यूट्रल है। इसमें जो CO2 निकलेगा ये वही कार्बन तो है ना जो इस प्लांट ने थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फिक्स किया था। लेकिन फॉसिल फ्यूल में और बायोफ्यूल में क्या डिफरेंस होता है? वो भी फॉसिल फ्यूल भी देखिए बनते तो प्लांट प्रोडक्ट से, जैसे जो कोल बना है वो प्लांट बहुत लंबे टाइम तक दबे रहे हैं उसके बाद कोल बना है ना। ऐसे ही जो क्रूड ऑयल है वो एनिमल बायोमास से बना है। तो फिर ये फॉसिल फ्यूल में और बायोफ्यूल में डिफरेंस क्या है? फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल है ना वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का है। मतलब आज जो हम कोयला जला रहे हैं, आज जो हम क्रूड ऑयल बर्न कर रहे हैं, वो
वो कार्बन है जो आज से मिलियंस ऑफ इयर्स अगो फिक्सेशन हुआ था। ठीक है, इसीलिए वो जो CO2 रिलीज होगी ना, वो इन्वायरमेंट में एडोन इफेक्ट क्रिएट करेगी इमीडिएटली। ठीक है, लेकिन जो बायोफ्यूल इथेनॉल जो हमने मान लो आज एक क्रॉप उगाई 6 महीने बाद उसको काट के और उसका जो फर्मेंटेशन किया शुगर केन, उससे जो बायो इथेनॉल बना, उसका जो लाइफ साइकिल है ना वो बहुत शॉर्ट है। अभी CO2 ली थी उसने 6 महीने पहले ही उस क्रॉप ने, उसी फिक्स्ड CO2 को इमिट किया है। ठीक है, तो शॉर्टर लाइफ साइकिल, कार्बन लाइफ साइकिल होने के कारण जो ये बायोफ्यूल हैं दे आर कार्बन न्यूट्रल, और कंपेरेटिवली फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में क्योंकि इनका केमिकल स्ट्रक्चर अलग है। इथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है, तो इसमें खुद ऑक्सीजन है, तो उसकी वजह से जो इसका कंबस्चन है ना वो ज्यादा कंप्लीट कंबस्चन होता है। पार्टिकुलेट मैटर कम निकलता है, सूट कम फॉर्मेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनती है। दैट्स व्हाई दे आर बेटर एंड क्लीनर फ्यूल एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन मेन रीजन क्या है कि ये कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है, इनका जो लाइफ साइकिल है ना वो शॉर्ट है, कार्बन वाला जो लाइफ साइकिल है। अभी स्लाइड में इथेनॉल की फॉर्मेशन ही दिखा रखी है कि पहले तो आपको स्टार्च का कोई सोर्स चाहिए ना, शुगर का, उसकी आप फर्मेंटेशन करोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, यीस्ट डालते हैं तो केमिकल इथेनॉल बन जाएगा। फिर उसको प्यूरिफाई करोगे वाटर से और इम्प्योरिटीज से, और फिर सारा वाटर उसमें से रिमूव करोगे और 99.5% तक प्योरिटी लेके आओगे। 99.5% प्योर होना चाहिए जो इथेनॉल है, तब उसकी पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग होगी। ठीक है, तो देखिए जो बायोफ्यूल्स है ना इनको 3 जनरेशन में डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ देयर प्रोडक्शन। कि जो डायरेक्टली फूड क्रॉप से डिराइव होते हैं जैसे शुगर केन से, सरप्लस राइस से, मेज से, मोलेसिस से, जिनका जो सोर्स है ना वो डायरेक्टली फ्रॉम फूड क्रॉप्स आता है, वो वो होगा आपका फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल 1G इथेनॉल। और सेकंड जनरेशन में आएंगे जो एग्रो रेजिड्यूज से, वेस्ट बायोमास से, जो आफ्टर कल्टीवेशन व्हीट और राइस के जो स्टबल बच जाते हैं, उसको अगर एज अ सोर्स ऑफ स्टार्च यूज कर रहे हैं ना, तो उससे जो बनेगा इथेनॉल दैट वुड बी कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन 2G इथेनॉल। और थर्ड जनरेशन है जो एल्गल बायोमास से। ठीक है, एल्गी को आपने लार्ज स्केल पे ग्रो कराया है, तो जो एल्गल बायोमास होगा ना वो सोर्स प्रोवाइड करेगा स्टार्च का। ठीक है, उससे उसकी फर्मेंटेशन करोगे आप डायरेक्टली उस बायोमास की, उससे जो इथेनॉल बनेगा वो 3G इथेनॉल होगा। ठीक है, और सबसे एडवांस्ड ये 3G वाले ही हैं, और सबसे क्लीनेस्ट भी यही, राइट। तो हमें धीरे धीरे अपग्रेड करना है। अभी जो करंट ब्लेंडिंग है ना वो हैवीली रिलाई करती है 1G वाले पर। उसके साथ चैलेंजेस आते हैं, वो हम पढ़ेंगे क्या चैलेंजेस आते हैं। कि फूड वर्सेस फ्यूल चैलेंज है, आप फूड क्रॉप्स को अगर यूज करोगे इथेनॉल बनाने में तो उससे फूड इन्फ्लेशन आ सकती है। फिर फूड क्रॉप उगाने में जो वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वाटर स्केरिसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ग्राउंड लेवल जो स्कैरिसिटी है ग्राउंड लेवल वाटर की, वो इंडिया में एक मेजर इशू है। ठीक है, तो हमें शिफ्ट करना है रैपिडली 2G लेवल पर। ठीक है, लेकिन उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और अगर 2G पर जाएंगे ना, एग्रो रेजिड्यू स्टबल से अगर हम बायो इथेनॉल प्लांट लगाएंगे तो उससे टू वे बेनिफिट है। एक तो आपको क्लीनर फ्यूल मिल रहा है, दूसरा ये स्टबल बर्निंग की वजह से जितना पोल्यूशन होता है वो भी रिड्यूस होएगा, और फार्मर्स को भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। ठीक है, इस स्लाइड में भी वही समझा रखा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स, उनका सोर्स, और फिर फाइनली वही आपको इथेनॉल मिलेगा। और फिर उसकी आप ब्लेंडिंग करेंगे। यहाँ एल्गी से दिखा रखा है कि एल्गी का कल्टीवेशन हम लिक्विड मीडियम में करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं बायोफ्यूल में। सेम प्रोसेस, बेसिक तो सेम ही रहेगा, राइट। अभी इस स्लाइड में शो कर रखा है कि जो इंडिया का जो टारगेट था जिसको E20 माइलस्टोन बोलते हैं, जो हमारी नेशनल पॉलिसी थी बायोफ्यूल्स की, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमको 2030 तक ये टारगेट अचीव करना था कि 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो जाए। ठीक है, पेन लेवल पर। लेकिन इंडिया ने ये टारगेट पहले ही अचीव कर लिया है 2025 में। तो अभी जो हमारा टारगेट था वो इंक्रीज कर दिया 2030 तक, E30 से E50, मतलब 30% से 50% तक हम इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लेंगे।
सो E20 टारगेट रीच्ड 5 years ahead of the original schedule, ठीक है। और अभी कितनी कैपेसिटी है, 13 बिलियन लीटर एनुअल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। और ग्लोबली इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर, ठीक है। देखिए स्लाइड में दिखा रखा है कि जो बायोफ्यूल यूज करने के बेनिफिट क्या क्या है। तो जब मेंस में आप आंसर लिखते हैं ना, तो आपको इसी तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, ठीक है। आपको पैराग्राफ बना के नहीं लिखना। तो आप एक कॉर्नर पे लिखेंगे डीकार्बोनाइजेशन, एक कॉर्नर पर लिखेंगे एग्रीकल्चर सपोर्ट, और तीसरे कॉर्नर पर लिखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी। यही तीन बेनिफिट हैं बायोफ्यूल यूज करने के। एक तो कार्बन इमिशन रिड्यूस होगा, कैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसका लाइफ साइकिल है कार्बन का वो बहुत शॉर्ट है, मतलब कार्बन न्यूट्रल है बायोफ्यूल। और दूसरा कौन सा तरीके से ये कार्बन इमिशन रिड्यूस करता है कि जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, एग्रीकल्चर रेजिड्यू और वेस्ट से बनते हैं। तो एग्रीकल्चर रेजिड्यू से अगर आप बायोइथेनॉल बना लोगे तो स्टबल बर्निंग का इशू सोल्व हो जाएगा। जो नॉर्दर्न इंडिया में स्पेसिफिकली जो है राजस्थान हरियाणा की बेल्ट है, दिल्ली एनसीआर रीजन में ड्यूरिंग विंटर जो एक मेजर इशू रहता है पोल्यूशन का, ठीक है। तो पहला इसका गोल क्या हो गया, डीकार्बोनाइजेशन। और इसमें आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हो कि ये जो हमारे इंडिया के जो पंच अमृत है, जो COP26 में इंडिया ने जो अपने 5 गोल रखे थे, उसमें एक था ना कि 2070 तक इंडिया को क्या होना है, नेट जीरो, नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल अचीव करना है। तो उसमें भी ये हेल्प करेगा उसको अचीव करने में। आप इसको इन्वायरमेंट से रिलेटेड SDG गोल से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्रीकल्चर सपोर्ट, कि फार्मर की इनकम को बूस्ट करेगा ना। मान लो फूड क्रॉप है या इवन नॉन फूड क्रॉप, अभी हम राजस्थान की बायोफ्यूल पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें तो जो नॉन फूड क्रॉप्स है ना, जैसे कि जाट्रोफा है, ठीक है, जिनको बायोफ्यूल प्लांट भी बोलते हैं, उनको अगर वेस्टलैंड पर ग्रो कराएं तो वहां एग्रीकल्चर नहीं हो रही, तो वो फार्मर के लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम होगा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और थर्ड एनर्जी सिक्योरिटी तो है ही, ये हमारी जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करेगा। अभी स्लाइड में यही शो कर रखा है कि बायोफ्यूल जो हमने एक डिकेड में 2014 से हमने शुरू किया था, जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि हमको 20% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करना है, और जो 2025 में अचीव कर लिया, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या हुआ है कि एनर्जी सिक्योरिटी हुई है, 245 लाख मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को रिप्लेस किया है। तो जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल प्राइस शॉक्स हैं उनसे अडेप्टेशन रेजिलियंस मिली है इंडियन इकोनॉमी को, और फॉरेक्स सेविंग हुई है। $10 बिलियन पर ईयर की पोटेंशियल सेविंग्स होंगी एट E20 टारगेट, और लगभग 1.44 लाख करोड़ सेव हो चुके हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से 2014-15 से लेके जुलाई 2025 तक। नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रखा है कि जो फार्मर को जो बेनिफिट हो रहा है ना, फार्मर की इनकम जो बढ़ रही है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो अन्नदाता से ऊर्जादाता बना रहा है फार्मर्स को। तो अगर 2014-15 से देखें तो 1.04 लाख करोड़ की डायरेक्ट पेमेंट फार्मर्स को मिल चुकी है। और तो जो हम फॉरेन ऑयल मार्केट्स में जो हम पेमेंट कर रहे थे ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, अब वो इनडायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर हो रही है, वो ट्रांसफर हो रही है हमारे फार्मर्स को, ठीक है। और एक्सपेक्टेड जो OMC पे आउट्स है, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे आउट हैं, वो 40,000 करोड़ के हैं टू फार्मर्स इन 2025 अलोन, राइट। अभी देखिए इस स्लाइड में शो कर रखे कि ग्लोबली बायोफ्यूल प्रोडक्शन कहाँ कहाँ ज्यादा होता है। तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील है और चाइना है, ठीक है। इंडिया ग्लोबली नंबर 3 पर पहुंच चुका है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, USA और ब्राजील लीड कर रहे हैं, ठीक है। और यूरोप में देखो तो बायोडीजल पर ज्यादा है, ठीक है। बायोडीजल भी एक टाइप का बायोफ्यूल ही है, बट जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है ना वो अलग है। जैसे ये बनता है फर्मेंटेशन से, और बायोडीजल बनता है जो, और किसकी फर्मेंटेशन से बनता है, बायोइथेनॉल स्टार्च की, शुगर की फर्मेंटेशन से। और जो बायोडीजल बनता है ना, वो जो लिपिड होते हैं ना प्लांट बायोमास में, उसकी ट्रांस एस्टरिफिकेशन से बनता है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ठीक है, उससे बनता है बायोडीजल। तो
इंडिया में जो प्रोग्राम है वो मेनली फोकस्ड है इथेनॉल ब्लेंडिंग पर। ठीक है, अभी स्लाइड में ग्लोबल कंपैरिजन दिखा रखा है कि जो टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं बायोफ्यूल्स के, उनके क्या टारगेट हैं। ठीक है, तो इंडिया का E20 टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो अचीव कर चुका है 2025 में। और प्राइमरी 1G पर ही बेस्ड है। अभी भी हम डायरेक्ट फूड क्रॉप्स शुगर केन में जो राइस से को एज अ सोर्स ऑफ बायोमास यूज करते हैं, तो इसमें रिस्क बता रखे हैं, वो आगे भी हम स्लाइड में पढ़ेंगे कि फूड वर्सेस फ्यूल कन्फ्लिक्ट है, कि अगर आप फूड क्रॉप्स को फ्यूल प्रोडक्शन में यूज करोगे तो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन आएगी, और इन क्रॉप्स को उगाने में जितना ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होगा उसकी वजह से सीवियर वाटर स्ट्रेस है। और हमारे यहाँ पर लिमिटेड 2G एडॉप्शन है, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, जिसमें एग्रीकल्चरल रेजिड्यू उसको यूज किया जाए एज अ सोर्स ऑफ बायोमास, वो एडवांसमेंट अभी नहीं है। ब्राजील में क्या है, E27 तो कंपलसरी है उनका, और फ्लेक्स फ्यूल यूज कर सकते हैं अप टू 100%। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स कौन से होते हैं, कि जो डिजाइंड होते हैं प्योर पेट्रोल यूज करने के लिए भी, E0 के लिए भी, E20 के लिए भी, E100 के लिए भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं जिसमें सेंसर्स होते हैं जो शिफ्ट करते रहते हैं। और ब्राजील इस चीज में अहेड है इंडिया से, कि ब्राजील ने ना पहले जो व्हीकल्स की जो एडॉप्शन थी ना उसको टारगेट किया। पहले उसने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को टारगेट किया कि ऐसे व्हीकल्स बने जो E0 से लेके E100 तक यूज कर पाए। उसके बाद उन्होंने ब्लेंडिंग को कंपलसरी करा है। ठीक है, इंडिया में ये एक हार्डवेयर चैलेंज है कि हमने ये टारगेट तो अचीव कर लिया, इथेनॉल का प्रोडक्शन इतना बढ़ा लिया, लेकिन जो हमारे व्हीकल्स हैं वो अभी सिर्फ E10 तक ही सुटेबल है। ठीक है, और यूएसए में E10 है और E15 और E85 ऑप्शनल है, और उसमें प्राइमरी फीड स्टॉक है कॉर्न। ठीक है, अभी देखिए जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी थी इंडिया की 2018 में आई थी, उसमें वही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था बाय 2030, लेकिन उसको हम अचीव कर चुके हैं 2025 में ही। और अब उस टारगेट को हमने बढ़ा दिया है कि 30 to 50% अचीव करना है 2030 तक। तो उसी के सारे टारगेट्स लिख रखे हैं ये। ठीक है, जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 थी। और ये ग्लोबल लेवल पर इंडिया बायोफ्यूल प्रमोशन के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर तो जो G20 प्रेसिडेंसी थी ना, उसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था इंडिया ने। और उसमें टारगेट था कि इंडिया सिर्फ कंज्यूमर ही ना रहे, बट अपने आप को डेवलप करे एज एन एक्सपोर्टर ऑफ द बायोफ्यूल ट्रांजिशन ब्लूप्रिंट। तो जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है 28 कंट्रीज है उसमें, और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके ये 3 मेन टारगेट है। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस द ग्लोबल वैल्यू चेन, जो जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड हों ताकि सप्लाई चेन मेंटेन रहे। ठीक है, इंडिया है, यूएसए है, ब्राजील है, राइट। और डेवलपिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी कोड्स। और थर्ड, एडवोकेटिंग फॉर नॉन ग्रेन बेस्ड बायोफ्यूल पाथवेज, कि 1G पर नहीं, हमको 2G या 3G पर जाना है। ठीक है, जिससे जो फूड और फ्यूल कन्फ्लिक्ट है ना वो अवॉइड हो। अब ये नेक्स्ट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री G1। G1 का मतलब है जैविक ईंधन वातावरण अनुकूल अवशेष निवारण योजना। मतलब क्या है कि जो हमने इसका एक हर्डल पड़ा था ना, कि आज भी 1G पर हैं, डायरेक्टली फूड क्रॉप को यूज कर रहे हैं एज अ बायोमास, और जबकि हमको शिफ्ट होना है 2G पर। तो ये 2G इम्पेरेटिव है। 2G में क्या था कि जो वेस्ट है ना, एग्रीकल्चर वेस्ट है, स्टबल है, स्टॉक्स है, उनको यूज करना है एज अ सोर्स ऑफ बायोमास, नॉन फूड बायोमास। ठीक है, और 2G बायो रिफाइनरी बनेंगी तो उससे जो बायोफ्यूल मिलेगा आपको, 2G इथेनॉल मिलेगा, उसके ड्यूअल बेनिफिट होंगे। एक तो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करेगा, और दूसरा जो एग्रीकल्चरल स्टबल बर्निंग से जो पोल्यूशन होता है, जो टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, उनसे बेनिफिट होगा। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है, हाई कैपिटल कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, की जो ये 2G बायो रिफाइनरी है ना, इनको एस्टेब्लिश करने के लिए हाई कैपिटल कॉस्ट लगती है, और ये जो स्टबल है इनको कलेक्ट करना, ये भी एक बोटल नेक है, और पहुंचाना लॉजिस्टिक्स जो रिफाइनरी है वहां तक, राइट। अभी यार इस स्लाइड में ना जो जीवन योजना है ना, जो 2G इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए की इनिशिएटिव है, उसी को एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में,
कि 2G इथेनॉल आप एग्रीकल्चर रेजिड्यू यूज करोगे एज अ फीड स्टॉक, फिर उसकी प्री ट्रीटमेंट करनी होगी, फिर डिस्टिलेशन और जो 2G इथेनॉल बनेगा, राइट। और इसमें गवर्नमेंट क्या क्या आपको बेनिफिट दे रही है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग अप टू 1000 करोड़ की सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी की जहां पर ये एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है वहीं पर ही डिस्टिलेशन प्लांट लगाए जाएं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। और जो 2G टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो पूरी इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करेगी गवर्नमेंट, राइट। उसमें जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भी पार्टनर होंगी, पीएसयूज भी, प्राइवेट प्लेयर्स भी और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जीवन योजना है 2022-23 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च की थी, प्रमोट करती है 2G इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेजिड्यू थ्रू वाइबिलिटी गैप फंडिंग। वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है कि देखो, इसका एक हर्डल था ना जो हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि हाई कैपिटल कॉस्ट चाहिए। तो ये जो 2G इथेनॉल प्लांट लगेगा ना, उसको वायबल बनाने के लिए इनिशियल कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। अभी शो कर रखा है कि ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है या जो बायोफ्यूल का हम इतना प्रमोशन कर रहे हैं उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो पहले तो देखो, हमने पहले ये पढ़ लिया कि इससे मैक्रो इकोनॉमिक विंस हो रहे हैं और एनर्जी सिक्योरिटी। मैक्रो इकोनॉमिक विंस का क्या मतलब है कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं हमारे वो बच रहे हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंस घट रही है, एनर्जी सिक्योरिटी मिल रही है, फार्मर की इनकम सपोर्ट हो रही है, अन्नदाता से ऊर्जा दाता बन रहे हैं। लेकिन इसके रिस्क क्या है? रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है, मतलब जब आप फूड क्रॉप उगाओगे या किसी भी तरह की आप एग्रीकल्चरल क्रॉप ऐसी ग्रो करोगे जो कि एज अ सोर्स ऑफ बायोमास यूज हो, और मेनली 1G का तो ये मेजर है, जो 1G इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं ना हम, 1G किससे करते हैं हम, शुगर केन उसमें सोर्स होता है बायोमास का, राइस होता है, मेज होता है, ये सारी की सारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। और उससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखो इसका, अब अगर हम इसको एज अ वेइंग बैलेंस में देखें तो इसके नेगेटिव में ये है, रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, और इन्फ्लेशन रिस्क है कि आप जो फूड क्रॉप्स है ना उनको एज अ फ्यूल यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी स्लाइड में भी यही शो कर रखा है, जो फूड वर्सेस फ्यूल डायलेमा है, राइस पैराडॉक्स है। मेनली ये 1G जो इथेनॉल है, जो आज इंडिया की जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बैकबोन है, उसी के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, ये उसी के चैलेंजेस हैं। तो जो एफसीआई से राइस है वो कॉस्ट दिखा रखी है कि 44 पर केजी पड़ता है एफसीआई को, और इथेनॉल प्लांट्स को वो सिर्फ 23 रुपए पर केजी में बेच रहे हैं। तो इसकी इनसाइट क्या है? इट इज अ मैसिव हिडन सब्सिडी वेयर स्टेट फूड सिक्योरिटी बजट अंडर राइट कॉर्पोरेट फ्यूल प्रोडक्शन, कि वो हिडन सब्सिडी को बियर तो कर रहा है फूड सेक्टर, ठीक है, और कॉर्पोरेट फ्यूल प्रोडक्शन में वो सब्सिडी यूज हो रही है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, कॉर्न आयरनी, कि इंडिया हिस्टोरिकली कॉर्न का एक्सपोर्टर रहा है, लेकिन 2024 में इंडिया ने 1 मिलियन टन कॉर्न इंपोर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि जो डोमेस्टिक कॉर्न डिमांड थी वो एंटायरली स्ट्रेन कर दी इथेनॉल डाइवर्जन में, इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। तो इससे क्या रिस्क है? फूड इन्फ्लेशन रिस्क है। और दूसरा जो हमारा SDG 2 है, जीरो हंगर का जो गोल है, वो भी वायलेट होगा, बिकॉज कॉर्न इज अ मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट ओनली फूड सिक्योरिटी बट आल्सो एज अ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अभी जो नेक्स्ट चैलेंज है इसमें वो है इन्वायरमेंटल पैराडॉक्स का, कि ठीक है आप इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हो तो जो अर्बन लैंडस्केप है ना वहां पर तो बेनिफिट होगा। अभी दिखा रखा है कि अगर 736 लाख मीट्रिक टन CO2 रिड्यूस होती है, वो इक्विवेलेंट होता है कि 30 करोड़ ट्रीज लगा लिए। तो आप जब इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हो और मान लो आप इसके टारगेट को और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो, 50% तक अचीव कर लिया, तो उससे क्या रिजल्ट होगा? क्लीनर कंबस्टन, लोवर्ड अर्बन स्मोग। लेकिन इंडिया में जो 1G इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किससे आता है? वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स से, या ऐसी क्रॉप से जो मीथेन प्रोडक्शन करती हैं, जैसे राइस है, ठीक है। तो मीथेन फ्रॉम फ्लड इरिगेटेड राइस इज 25 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। और जब आप क्रॉप्स उगाने के लिए जो यूरिया यूज कर रहे हो फूड क्रॉप्स में, राइस में, मेज में, शुगर केन में,
उससे भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। तो रिजल्ट क्या होगा कि ये जो पोल्यूशन का जो बर्डन है ना, वो आप अर्बन से रूरल में ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो रूरल एग्रेरियन कॉस्ट है वो इसका नेगेटिव है, और अर्बन जो टेल पाइप बेनिफिट्स है वो इसका पॉजिटिव है। तो हमको इसको बैलेंस करना है। इसके वे फॉरवर्ड में हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी जो इसका नेक्स्ट चैलेंज है वो क्या है? हार्डवेयर हर्डल। मतलब जो इंडियन मार्केट में जो व्हीकल्स है ना, वो अभी कैपेबल नहीं है E20 पर रन करने के लिए। उनके जो इंजन है ना वो सुटेबल नहीं है। रियलिटी क्या है कि 90% ऑफ व्हीकल्स करंटली ऑन इंडियन रोड्स आर ओनली E10 रेडी। ठीक है, और जब आप E10 E20 ये ब्लेंडिंग करते हो ना, तो उससे जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी 7% से रिड्यूस होती है। और हार्डवेयर डैमेज भी होता है। इथेनॉल कोरिजन करता है टू रबर एंड प्लास्टिक पार्ट्स। और लॉन्ग टर्म इंजन में जो मॉइस्चर इश्यूज हैं, जो पुरानी कार्स हैं उनमें हार्डवेयर डैमेज का इशू है। तो बेसिकली ये ना एक लिमिटेशन है इंडिया का जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है। ब्राजील में क्या हुआ कि उन्होंने अभी E27 कंपलसरी पर है वो, और टारगेट उनका मतलब E100 तक है। लेकिन ब्राजील ने पहले क्या किया, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स रेडी किए। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं? ऐसे व्हीकल्स जो E0 से लेके ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं, जो सेंसर्स के थ्रू इंजन इस तरह से डिजाइंड है कि वो E0 से लेके और E100 तक रन कर सकते हैं। तो इंडिया को भी ऐसे ही करना चाहिए कि पहले वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की ऐसे हार्डवेयर वाले, ऐसे इंजन्स वाले व्हीकल्स को रोड पर लेके आए जो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अडेप्टेड है। ठीक है, अभी स्लाइड में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में ही बता रखा है कि ये क्या होते हैं। तो ऐसे व्हीकल होते हैं दैट कैन रन ऑन पेट्रोल, इथेनॉल और एनी ब्लेंड ऑफ द टू विदाउट रिक्वायरिंग एनी मैनुअल इंजन एडजस्टमेंट। तो वो E0 पे भी रन कर सकते हैं, 20 पे भी, 85 पे भी और 100 पर भी। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगी इस तरह के व्हीकल्स की? एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। और चैलेंजेस क्या है? लोअर माइलेज होती है, फ्यूल अवेलेबिलिटी का चैलेंज है, हाइयर इनिशियल कॉस्ट है, सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इंडिया की क्या प्रोग्रेस है? इंडिया ने E20 पेट्रोल रोल आउट को अचीव कर लिया। मतलब इतना इथेनॉल प्रोडक्शन इंडिया ने बढ़ा लिया है कि वो 20% ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर चुकी है। लेकिन इंडिया कहाँ लैग कर रहा है कि इंडियन रोड पर अभी भी 90% व्हीकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ E10 के लिए ही बने हैं। ठीक है, तो इंडिया और ब्राजील में अगर हम कंपेयर करें ना, तो जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं इंडिया में तो एमर्ज हो रहे हैं, जबकि ब्राजील में वो वाइडली अडॉप्ट हो गए थे 2000 में ही। मतलब पहले उन्होंने व्हीकल्स रेडी किए हैं, उसके बाद ब्लेंडिंग टारगेट E27 कंपलसरी किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, हार्डवेयर हर्डल के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए। अभी देखिए इसमें बता रखा है राजस्थान की बायोफ्यूल पॉलिसी। देखो राजस्थान ना एक पायनियर स्टेट है बायोफ्यूल एडॉप्शन में। राजस्थान पहली स्टेट थी इंडिया में जिसने एक डेडिकेटेड बायोफ्यूल पॉलिसी दी थी 2006 में। ठीक है, और राजस्थान सुटेबल भी है बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। कैसे? देखिए, एक तो राजस्थान में एरिया बहुत है। ठीक है, वेस्टलैंड है बहुत ज्यादा, क्योंकि 61% टेरेन तो डेजर्ट ही है। और जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान है ना, साउथ ईस्टर्न, वहां पर हिली टेरेन है, तो वो भी एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है। तो राजस्थान गवर्नमेंट वहां पर नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि जाट रोफा, कोरिंगा, इनको प्रमोट कर रही है। नॉन फूड ऑयल सीड क्रॉप्स को। ये जो फूड और फ्यूल का नेक्सस है उसको भी ओवरकम कर देगा। और क्योंकि मेनली वेस्टलैंड पर उगाएंगे तो फार्मर्स के लिए भी इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और इसके अकॉर्डिंग 12 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की हैं। 12 बांसवाड़ा, बेसिकली ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान वाला एरिया, ये जाटरोफा, कोरिंगा, ये नॉन फूड, अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉन फूड बायोफ्यूल क्रॉप्स हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे बायोडीजल भी बना रहे हैं और बायो इथेनॉल भी बना रहे हैं। राइट, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, इसमें सारा लिखा हुआ है राजस्थान बायोफ्यूल
पॉलिसी से रिलेटेड मेनली यही है कि नॉन फूड क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं। जाट्रोफा कोइंगा साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, और वो वेस्टलैंड है तो वो दोनों काम करेंगे, इनकम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को और क्लीनर फ्यूल की तरफ भी लेके जाएंगे। जैसे सोलर में राजस्थान लीड कर रहा है ना, ऐसे बायोफ्यूल में भी राजस्थान लीड कर रहा है। एक तो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं जो सुटेबल है बायोफ्यूल क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए, लैंड अवेलेबिलिटी भी है, ठीक है, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। इट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट विद अ डेडिकेटेड बायोफ्यूल पॉलिसी। और इसके वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक तो फीड स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन करो, मतलब नॉन फूड क्रॉप्स को उगाओ, फूड क्रॉप्स के ऊपर फोकस ना करके, जैसे जाट्रोफा है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो शिफ्ट एग्रेसिवली टू नॉन फूड बायोमास। राइस को हटाओ। देखो राइस के ना, एक तो जो हमने पढ़ा था कि जो सब्सिडी हम देते हैं वो कॉर्पोरेट फ्यूल प्रोडक्शन में यूज हो रही है इनडायरेक्टली, राइट। और एक जो राइस है वो मीथेन प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और वाटर इंटेंसिव क्रॉप भी है। तो इस तरह के जो सोर्स ऑफ बायोमास है ना, उनकी जगह हमें नॉन फूड और लेस वाटर इंटेंसिव जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूल क्रॉप्स हैं उनकी तरफ अडॉप्ट करना है। वाटर स्मार्ट रेगुलेशन करना है कि जो डिस्टिलरीज बनेंगे, जो प्लांट्स लगेंगे, वो जीरो डिस्चार्ज करें जो वाटर रिसोर्सेज है उनमें। ऐसा ना हो कि वो खुद एक्ट करें एज अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। और सब्सिडी रैशनलाइजेशन करना है कि मतलब डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देनी। जैसे ये जो फूड क्रॉप्स उगाते हैं, मान लो मेज है, कसावा है, और नॉन फूड के लिए भी डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देनी कि आपको यूरिया पे सब्सिडी। उससे क्या होता है, इनएफिशिएंट और इरेशनल यूज होता है इनपुट्स का। जैसे मान लो यूरिया पे सब्सिडी है, तो अगर एक पैकेट में भी काम चल सकता है तो भी फार्मर 2 पैकेट यूज करेगा। वाटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर अगर आपने सब्सिडी दे रखी है तो उसका मिसयूज होता है। तो वो कह रहे हैं कि इनपुट सब्सिडीज की बजाय डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर दो फार्मर को, जिससे कि ग्राउंड वाटर माइनिंग और नाइट्रोजन पोल्यूशन कंट्रोल हो पाए। तो देखो जो ये बायो इथेनॉल है ना, या जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, या जो बायोफ्यूल्स हैं, इनके लिए वे फॉरवर्ड क्या है कि सबसे पहले तो 1G से 2G या 3G पे शिफ्ट हो, नॉन फूड, ठीक है, और लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है ना वो बायोमास का सोर्स प्रोवाइड करें। दूसरा, हार्डवेयर हर्डल को दूर करो और शिफ्टेड ट्रांजिशन करो। ऐसा नहीं है एकदम E25 पे नहीं, और मतलब जो व्हीकल्स हैं उनको भी अडेप्टेबल बनाना है, जैसे कि ब्राजील में हो रहा है, राइट।